जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी के YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी जो इंटर स्तरीय है उसी के कुछ सवालों को हम लोग कवर करने वाले, जो समान अध्ययन का होगा। ठीक है, आप लोग इसको टेस्ट के रूप में लेंगे कि मॉक टेस्ट 1, 2, 3 इस तरह से हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम लोग 25 सवाल को देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन का पहला सवाल। सवाल नंबर 1 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से गोदीवारा यानी डॉकयार्ड प्राप्त हुआ? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या फिर चान्होदरो? तो इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन, साथियों आप लोग क्या कीजिए ना कि क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आप लोग भी टिक लगाते चलिए, फिर बाद में देखिएगा कि कितना सही हुआ। तो इस 1 नंबर सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवारा जो था डॉकयार्ड, यह लोथल से प्राप्त किया गया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। मिस प्रिंट है, यह ऑप्शन नंबर, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 होना चाहिए था, 3 है, कोई बात नहीं है। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट पे कि आगरा शहर का स्थापना किस मुस्लिम शासक ने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस सवाल का सही उत्तर जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आगरा शहर की स्थापना जो है वह किस मुस्लिम शासक ने करवाया था? वो सिकंदर लोदी ने करवाया था। कौन करवाया था? सिकंदर लोदी ने। और आगरा शहर किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है। किसके? यमुना नदी के किनारे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और एक चीज और है, अगर आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इस सवाल का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 4 पे। भक्ति आंदोलन के वह कौन से संत थे जो भगवान कृष्ण के भक्ति में नाचते नाचते मूर्छित होकर गिर जाते थे? धन्ना, रामानंद, कबीर या चैतन्य महाप्रभु? तो इस सवाल का सही उत्तर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती? तो इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर, राजा राम मोहन राय। अगर आपसे पूछे ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो वो भी राजा राम मोहन राय होगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 6, कांग्रेस पार्टी का सबसे पहले विभाजन कब हुआ? 1905, 1916, 1907 या फिर 1929? तो कांग्रेस पार्टी का सबसे पहले विभाजन दोस्तों 1907 में हुआ था, सूरत अधिवेशन में, जिसमें गरम दल और नरम दल 2 भागों में बट गए थे। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि स्वदेशी आंदोलन कब चला गया, तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में चला था। कब? 1905 में स्वदेशी आंदोलन। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्वदेशी आंदोलन 1905 और सूरत अधिवेशन में ही कांग्रेस के पार्टी में विभाजन हुआ था 1907 में। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 7, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1882 ईस्वी में किसने समाप्त कर दिया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड नॉर्थब्रुक? इस सवाल का जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। चलिए सवाल नंबर 8 क्या है कि PL 480 समझौता भारत का किस देश के साथ 1960 ईस्वी में हुआ, जिसके बाद भारत को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न मिला था? तो सोवियत रूस, अमेरिका, फ्रांस और कनाडा? तो इस सवाल का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? कादम्बिनी गांगुली, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट या फिर उषा मेहता? तो कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वह थी एनी बेसेंट। अगर आपसे पूछे कि पहली भारतीय महिला कौन है, तब सरोजिनी नायडू होता। ठीक है, तो चलिए इस सवाल का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, एनी बेसेंट। अगले सवाल, सवाल नंबर 10, G20 सम्मेलन में 21वें सदस्य के रूप में किसको शामिल किया गया है? ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अमेरिकन यूनियन,
अफ्रीकी यूनियन, यूरोपीय यूनियन या फिर संयुक्त राष्ट्र यूनियन। तो 10 नंबर सवाल का सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीकी यूनियन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन अर्थात मुद्रास्फीति से तात्कालिक रूप में सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलता है? व्यापारिक वर्ग को, ऋणी वर्ग को, ऋणदाता को या फिर दैनिक वेतन भोगी को। तो इन्फ्लेशन की स्थिति में दोस्तों जब मुद्रास्फीति होता है तो इस स्थिति में सबसे ज्यादा फायदा जो होता है तुरंत, तो वो व्यापारी वर्ग को हो जाता है। किसको? व्यापारी वर्ग को। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 12 पे। प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपा हुआ बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में दिखाई पड़ता है? उद्योग, शिक्षा, कृषि या फिर संचार के क्षेत्र में। तो इस सवाल का उत्तर प्रच्छन्न बेरोजगारी दोस्तों यह कृषि के क्षेत्र में होता है। किस क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में। क्योंकि देखिए अगर कृषि कर रहे हैं हम, 2 आदमी से जितना कृषि करते हैं, खेती करते हैं, तो उतना ही उपज उसमें होगा अगर 4 आदमी भी लग जाए तब पर भी। तो ये क्या है कि 4 आदमी लगा हुआ है तो 2 आदमी तो एक्स्ट्रा लगा, अगर 2 आदमी नहीं भी रहता तब पर भी फसल उतना ही उत्पादन होता। तो इसी को कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 13। भारत में किसे आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह या फिर पीवी नरसिम्हा राव को। तो साथियों आर्थिक सुधार का जनक जो है ये मनमोहन सिंह को कहा गया है। इस समय पीएम जो थे वो कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 14 कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के गठन का चर्चा किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है साथियों यह आर्टिकल 36 से 51 तक में है। 36 से 51 तक में नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है। और भाग पूछे तो भाग 4 में आएगा। कितना? भाग 4 में। लेकिन पूछ रहा है कि ग्राम पंचायत का गठन जो है तो वह किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 40, 44, 49 या फिर आर्टिकल 47, 47 में। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल अनुच्छेद 40। अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद में संघ बनाने का अधिकार दिया गया है? संघ बनाने का अधिकार जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 19 के 1 के सी में है। जैसे 19 के 1 के ए में क्या है? तब प्रेस की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता 19 के 1 के ए में है। और बी में क्या है कि सभा करने की स्वतंत्रता दी गई है। और सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता। और ई में कहता है कहीं पे आप जाते हैं भारत में और बस जाते हैं तो बसने की स्वतंत्रता 19 के 1 के ई में है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश किस अनुच्छेद के माध्यम से जारी किया जाता है? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? आर्टिकल 108, 112, 113, 143 या फिर 123 के द्वारा। तो दोस्तों अध्यादेश जारी जो करता है वह ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति जो करते हैं वो अनुच्छेद 123 के द्वारा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17। अर्थव्यवस्था का वह कौन सा क्षेत्रक है जिसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है? जिसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर चतुर्थक। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पशुपालन हो गया, कृषि हो गया, मत्स्य पालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। और उद्योग से संबंधित जो भी होगा वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और सेवा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जैसे बैंकिंग हो गया, ये सब क्या है? ये हो गया तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सौर मंडल का वह कौन सा ग्रह है जिसे सबसे गर्म ग्रह के रूप में जाना जाता है? बुध, मंगल, शुक्र या फिर शनि। तो दोस्तों सब सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किसको? शुक्र ग्रह को। जबकि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह अगर देखा जाए तब बुध है, उसके बाद शुक्र है, तब
मंगल, पृथ्वी है, उसके बाद मंगल है। तो दोस्तों सबसे नजदीक अगर बुध है, फिर भी यह उतना गर्म नहीं है जितना शुक्र ग्रह गर्म है, वीनस है, क्योंकि इस पर शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक है। इसीलिए जो भी प्रकाश यहाँ से पहुंचता है उस सबको यह ऑब्जर्व करके रखता है, इसलिए सबसे ज्यादा गर्म कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 19 से, भूकंप का वह कौन सा तरंग है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है? पी, एस, एल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सबसे खतरनाक वह होता है जो स्लो में चलेगा। सबसे तेज पी चलता है, पी तरंग जो होगा भूकंप के समय वो सबसे तेज निकलता है। तो जो तेजी से निकलता है उधर सीधा ऐसे एकदम सीधा निकल जाएगा, और एस उससे थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यह उससे थोड़ा सा क्या है कि स्लो चलता है। जो स्लो चलेगा सही से हिलते डुलते चलेगा, लेकिन एल जो है, एल ये उससे भी ज्यादा स्लो चलता है। जो ज्यादा स्लो चलेगा तो वो ज्यादा धक्का धुक्की ऐसे करते हुए चलेगा। तो सबसे खतरनाक एल होता है। कौन सा होता है? एल होता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 20 पे कहता है कि भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु किस नाम से जाना जाता है? तो कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। जैसे ये भारत है, इसका सबसे दक्षिणतम मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी। यहाँ क्या है? तो ये कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी है। लेकिन अगर आपसे पूछे, मुख्य भूमि न कह के पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तब इंदिरा पॉइंट होता। ठीक है, लेकिन मुख्य भूमिका का इसलिए कन्याकुमारी। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 21, प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत जैविक विकास के क्रम में किसने दिया था? लैमार्क, ब्रिजमैन, ह्यूगो डी बोस और चार्ल्स डार्विन। तो इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट, शरीर के किस अंग के कोशिका का विकास सबसे तेजी से होता है? मस्तिष्क का, लीवर का, हृदय का, फिर सभी का। दोस्तों आपको पता है मस्तिष्क का न्यूरॉन सेल जो होता है, आपको हेलमेट लगाने के लिए किस लिए कहा जाता है? क्योंकि मस्तिष्क का जो सेल होता है ना वो सबसे कम रिजेनरेट होता है। ठीक है, इसलिए यह तो होगा नहीं। लेकिन लीवर के सेल में बहुत तेजी से वृद्धि होता है। ठीक है, अगर कौन सा ऐसा बीमारी है जिसमें रोगी कल्पना को ही वास्तविक मान लेता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सीजोफीनिया। उसको क्या कहते हैं? सीजोफीनिया कहते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 24, मानव का हाथ किस सरल मशीन का उदाहरण है? प्राथमिक श्रेणी का, द्वितीयक श्रेणी का, तृतीयक श्रेणी है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 24 का सही उत्तर होगा मानव का हाथ जो है वो तृतीयक श्रेणी का उदाहरण है। किसका? तृतीयक श्रेणी का। जैसे आप पिलास देखते होंगे, कैंची, ये सब प्राथमिक श्रेणी का, प्रथम श्रेणी का उदाहरण है। और आप मनुष्य का हाथ जो है वो तृतीयक श्रेणी का उदाहरण है। और वो कसेली जो काटता है जिसको सराइसना कहते हैं, वो द्वितीयक श्रेणी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल नंबर 25 पे, इक्को अर्थात प्रतिध्वनि को सुनने के लिए परावर्तक और अपवर्तक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो यह जो दूरी होनी चाहिए दोस्तों कितना? 16.6, 17.2, 18.6, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16.6। क्यों? क्योंकि ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति मीटर है ना, मीटर प्रति सेकंड। तो एक सेकेंड में वह जाएगा 332 मीटर। लेकिन कह रहा है परावर्तक और अपवर्तक जाने और आने में कितना समय लगता है? तो आपको पता है कि किसी भी ध्वनि को सुनने के लिए 1/10 सेकेंड उसको रहना पड़ेगा, तभी सुनाई देगा। तो अगर हम निकाले 1/10 सेकेंड अर्थात 0.1 सेकेंड में कितना दूर हो जाएगा? तो 332 को क्या करना पड़ेगा कि 0.1 से गुना करना पड़ेगा, और जाने आने दोनों कहता है तो 2 से भाग दे देंगे। तो यह जो होगा दोस्तों, दशमलव हटेगा, यहाँ 10 आ जाएगा। इसको भाग दीजिएगा तो 16 दूना 32, 166, और एक 10 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 16.6 मीटर हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, तो आज का 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है दोस्तों। फिर हम लोग अगले सेट में मिलेंगे, 25 क्वेश्चन को लेके फिर आएंगे।
चलिए यहीं पे रखते हैं, धन्यवाद।